वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो हैं वो मायोपिक विजन के ऊपर बात कर रहे थे योग के, कि योग को लेकर के मीन्स कम दृष्टि कितनी ज़्यादा है, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट लिया था, वो क्या था? सबसे पहला पॉइंट इसका मायोपिक विजन का क्या था? रिलीजन से रिलेटेड नहीं था, आसन एंड प्राणायाम वाला था, राइट। उसके लिए जो है वो छांदोग्य उपनिषद का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था। हर चीज़ का हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, राइट, ताकि हम लोगों को बात जो है वो समझने में आसान हो जाए। थोड़ी सी एग्जाम्पल से कई बार ऐसा होता है, छोटा सा एग्जाम्पल समझा दो, बड़ी बात अपने आप समझ में आ जाती है। तो आप लोगों को जो है वो हम लोगों ने सबसे पहला मायोपिक विजन लिया था कि नाउ डेज मीन्स द होल वर्ल्ड इज़ कंसिडरिंग योग एज द आसन, इन द नेम ऑफ आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा एंड लाइक दिस, ठीक है ना। देन सेकंड मायोपिक विजन हम लोगों ने क्या लिया था? हाँ, मतलब ये किसके बारे में बात करता है, राइट। तो आमतौर से लोग क्या, मतलब ऐसा मानना है लोगों का, है नहीं, मानना अलग चीज़ होती है और कोई चीज़ एक्चुअल में अलग होती है, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, ठीक। तो लोगों का मानना है कि साहब ये किसी रिलीजन के बारे में बात करता है, जबकि ये किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करता। वो मैं और आप और दुनिया के सारे मीन्स इंसानों के बारे में बात करता है कि इंसान को कैसा जो है वो अपना जीवन में, उसके क्या सिस्टम ऑफ लाइफ उसकी कैसी होनी चाहिए। तीसरी क्या चीज़ है? हाँ, क्या पर्टिकुलर किसी समूह के लिए है, ये एक मायोपिक विजन है। तो मीन्स करोड़ की तादाद है पॉपुलेशन में सिर्फ हमारे यहाँ नहीं और बाहर भी, राइट, कि वो ये समझते हैं कि नहीं, कोई एक सेट ऑफ पीपल हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। योग जो है वो सब के बारे में बात करता है। उसमें हम लोगों ने जो है वो 7-8 पॉइंट भी लिए थे। वो किन के बारे में बात करता है? तो वो इंसानों के बारे में बात करता है, और इंसानों के भी जो बारे में बात करता है वो किस रिलेशन में बात करता है? वो बात करता है वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स तमाम मानवता जो है वो एक ही है, राइट। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इस तरीके का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोगों ने चर्चा करी थी, ठीक है नहीं। उसी चर्चा में हम लोगों ने यूनिवर्सलाइजेशन को थोड़ा ज़्यादा, एक पॉइंट को ज़्यादा समझने की कोशिश की थी। बाकी वो पॉइंट्स हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में जो है वो सुनते रहते हैं, कि वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, है ना, या फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। और 2-2, 4-4 लाइनें लिखना और समझना उसके बारे में आप लोगों में से किसी के लिए मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, नेचुरल रिसोर्स जब हम लोगों ने बोला था तो हम लोगों ने सारी एग्जाम्पल समझने की कोशिश की थी, हवा, पानी, नहीं मीन्स सारी चीज़ें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये भी नेचुरल रिसोर्स हैं, इस दुनिया का नेचुरल रिसोर्स है। इसके ऊपर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता। स्वामित्व क्या कहते हैं उसको? स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामी नहीं हो सकता कोई इसका मालिक नहीं हो सकता, किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकती ये चीज़। अगर किसी के कंट्रोल में होगी तो क्या होगा? कुछ लोगों को मिलेगी और मेजॉरिटी को फिर नहीं मिलेगी। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे कि पिछले 15 सालों में खाने की तादाद, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया है या घट गया है? तो दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लो, छोटे बच्चों से, 5-6 साल 10 साल के 10 साल 12 साल के बच्चों से पूछो, वो भी कहेंगे कि बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में दिखता है। लेकिन भूख का उधर दूसरी तरफ देखो तो वो भी बढ़ गई है, राइट। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ही कुछ के कंट्रोल में जाएंगे तो मेजॉरिटी जो है वो पूरी ज़िंदगी में परेशान रह जाएगी, राइट। तो हम लोगों ने बात करी थी इस पे सिंपल कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है वो इसका यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सबके पास उसकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में सबके पास होना चाहिए, सबके पास। अच्छा, सबके पास होना चाहिए का क्राइटेरिया क्या है? इस बात को समझने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या है कि सबके पास होना चाहिए, वो आप लोगों को बताना होगा। अभी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या क्राइटेरिया होगा कि सबके पास होना चाहिए? सबके पास होना चाहिए तो ये एक बड़ा, मतलब बहुत ऐसा टर्म है जो समझ में नहीं आएगा, अकल में नहीं समझ में आएगा। तो इसको अगर समझाना हो आपको तो इसको कैसे समझाओगे आप दूसरे को? ठीक है, और सर अपने जरूरत के हिसाब ले ले और जो बचे हो सबको, ठीक है, वो भी हो गया। और मतलब समझाओगे कैसे कि ये सबके लिए
सबको होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको कि आपको जब भी तमाम ह्यूमैनिटी को लेकर के बात करनी हो तो ये तो बहुत बड़ा टर्म हो गया कि तमाम ह्यूमैनिटी, समझ में नहीं आएगा ऐसे, राइट। अच्छा, हमें अकल में समझ में आनी चाहिए ना, बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो उसको जो है वो हमेशा आपको कंसीडर करना है कि अपने ऊपर रख करके, अपने ऊपर रख के सोचिए आपको चाहिए क्या। हाँ, अगर आपको चाहिए है तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के इंसानों को वो काम चाहिए, राइट। क्या आपको चाहिए कि आपको जब भूख लगे तो खाना ना मिले? अगर मिले भी तो आपके कल्चर के खिलाफ मिले, क्या चाहिए आपको? यानी कि आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब दूसरे इंसानों को भी नहीं चाहिए। दूसरे इंसानों को भी फिर आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपनी रेस्पेक्ट मेंटेन करना चाह रहे हो। अच्छा, क्या आपको ऐसा चाहिए एटीट्यूड या बिहेवियर दूसरों से कि अगर वो आपकी किसी भी चीज़ में, चाहे आपके जीवन ही बचाएं, उस पर आपकी मदद करें, लेकिन कभी 10 साल बाद एहसान जताएं कि हमने उस वक्त हमारी मदद की थी? क्या आप चाहते हैं ऐसा? कोई नहीं चाहता। कोई इंसान दुनिया का ज़रा सा समझदारी आ जाए, इस बच्चे को छोड़ करके, अब ज़रा सा समझदारी आ जाए, उसके बाद मीन्स माँ बाप भी अगर बच्चों से बोलते हैं तो बच्चे भी बोल देते हैं कि काश आपने उस वक्त ना की होती हमारी मदद, ये तो आपका काम था, आपने मीन्स पैदा किया है तो अब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बच्चे बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्या बच्चे बदतमीज़ हैं? नहीं, बदतमीज़ नहीं है, वो उनकी मीन्स उनका जो अंदर का इंसान है उसको हर्ट किया, चाहे माँ बाप ने ही हर्ट किया है। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर माँ बाप भी हर्ट करेंगे तो वो जवाब देगा पलट के, उसको बुरा लगेगा, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरीक़े का जीवन, जिस तरीक़े की ज़रूरतें, चीज़ें वो मुझको चाहिए हैं, सेम उसी तरीक़े की चीज़ें जो हैं वो दूसरों को चाहिए, सेम। अगर मुझे बेइज्जती चाहिए, अब मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ बेइज्जती, राइट। अगर मुझे चाहिए, अच्छी लगती है, तो इसका मतलब तमाम इंसानों को चाहिए। अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद है, तो इसका मतलब है किसी को भी नहीं चाहिए होगा, राइट। तो जब भी आप ह्यूमैनिटी की बात करें ओवरऑल, तो हमेशा इस बारे में सोच के चलिए कि आपको चाहिए ऐसी चीज़ या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सबकी ज़रूरत है, अगर नहीं चाहिए तो वो किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करते करते यहाँ तक आ गए थे कि मतलब नेचुरल रिसोर्स के ऊपर किसी की वो नहीं होनी चाहिए, मीन्स कोई मालिक नहीं होना चाहिए उसका। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि क्यों नहीं होना चाहिए। सवाल ये है, मतलब ये तो एक बात हो गई कि आपको पसंद है, आपको जो ज़रूरत है वही तमाम इंसानों की ज़रूरत है, ये तो एक बात हो गई, राइट। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए, सवाल ये है, राइट। तो इसके लिए जो है वो भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में ऋग्वेद ये कहता है कि मनु जातनम, तमाम मनुष्य जितने भी हैं वो सब के सब एक ही माँ बाप की औलाद है, सब। अच्छा, यानी कि कुछ लोगों का जो है वो, कुछ लोग तो उसके मास्टर हों, कुछ लोग तो मालिक हों, और ज़्यादातर उससे जो है वंचित हो नहीं, सब एक ही फैमिली के लोग हैं। तो जब सब एक ही फैमिली के लोग हैं तो एक ही फैमिली में क्या होता है, आप देखो ज़रा, कोशिश करो थोड़ा सा समझने की। एक ही फैमिली के अंदर क्या होता है, आपकी फैमिली में क्या होता है? क्या एक को खाना नहीं दिया जाता, बाकी सबको दिया जाता है? क्या एक को प्रोटेक्शन दिया जाता है, बाकी को नहीं दिया जाता? सबको, और सबको बराबर से दिया जाता है, राइट। मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश की जाती है कि डिफ्रेंशिएशन जो है वो नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास होनी चाहिए, राइट। ये तो एक छोटा परिवार हो गया। छोटा परिवार बोला जब हम लोगों ने, तो इसका मतलब हुआ चार दीवारी के अंदर, राइट। अभी इधर की दीवार गिरा दो और इधर की दीवार गिरा दो, तो अभी ये दो घर एक परिवार है। ऐसे बढ़ाते चले जाओ तो ये पूरी, हम लोगों ने उस पर भी बात करी थी, डेनिजन वाले उस पर बात करी थी हम लोगों ने, होमो सेपियंस पे, राइट। आज की डेट में पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे होमो सेपियंस की औलाद हैं। वो पहले वाली जो जनरेशन्स थी वो सब ख़त्म हो गई, वो चाहे डेनिजन की हो, चाहे वो यानी वो निएंडरथाल की हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब सारी स्पीशीज़ होमो की थी, इंसानों की थी, लेकिन वो सब ख़त्म हो गई, राइट। आज की डेट में साइंस कहती है कि 17 से ज़्यादा, 17 तक तो लोकेट कर लिया है एंथ्रोपोलॉजी वालों ने, 17 से ज़्यादा जो है वो ह्यूमन स्पीशीज़ थी। मतलब इंसानों में 17 स्पीशीज़ थी। वो हर जानवरों में होती हैं, आपको है ना। टाइगर्स जो है वो आपको तरह तरह के टाइगर्स मिल जाते हैं, तरह तरह के आपको कुत्ते मिल जाते हैं। जर्मन शेफर्ड भी मिल जाएगा, बुल डॉग भी मिल जाएगा, आपको स्ट्रीट डॉग भी मिल जाएगा, सब डॉग्स हैं,
लेकिन सब स्पीशी अलग अलग है सबकी। इसी तरीके से इंसानों की स्पीशी, राइट, तो 17 से ज़्यादा स्पीशीज़ इंसानों की दुनिया में मौजूद थी, लेकिन वो 17 एक दूसरे से लड़ते भिड़ते, नेचुरल कैलेमिटी सब ख़त्म होती चली गई। आज की डेट में जो है वो हमारे पास होमोसेपियन नाम की ये स्पीशी मौजूद है, और ये तमाम पूरी दुनिया में जितने भी लोग फैले हुए हैं ये सब होमोसेपियंस उसी की औलाद है, राइट। तो एक तो ये कि तमाम जितने भी इंसान हैं वो सब एक ही माँ बाप की औलाद है, वो सब एक ही स्पीशी है। अच्छा, सब एक ही स्पीशी है तो घर के अंदर की एग्जाम्पल जैसे होती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसे ही जो है वो सबको पूरी दुनिया के लेवल पर सबको जो है वो नेचुरल रिसोर्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो तमाम इंसानों की ज़रूरतें, सबकी, सारे इंसानों की ज़रूरतें एक ही हैं पूरी दुनिया में। मैं अभी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं अभी ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, राइट। इसको जो है वो मैज़लो नाम के एक जो है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट मैज़लो नाम के एक बहुत ही एमिनेंट जो है वो गुजरे हैं। जी आ जाइए, राइट। उन्होंने कुछ जो है वो इंसानों की नीड्स लिखी हैं। वो कहते हैं कि तमाम इंसानों की ज़रूरतें जितने भी दुनिया में हैं, सारे होमोसेपियंस, सब की ज़रूरतें एक ही ज़रूरतें हैं। वो क्या ज़रूरतें हैं उन्होंने वो क्लासीफाई की है अकॉर्डिंग टू ज़रूरत। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सबको जो है वो ये पूरी होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो है वो कहते हैं कि मीन्स शेल्टर होना चाहिए, फूड सबके पास होना चाहिए, पानी अच्छा साफ़ सुथरा ये सबके पास होना चाहिए, रेस्ट करने की, रेस्ट में जो है वो रेस्ट भी होता है जिसको आप कहते हो ना 400 मीटर के बाद आपने रेस्ट किया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो रेस्ट का पीरियड आपका इंटरवल होता है वो भी रेस्ट होता है, और आपकी जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो भी रेस्ट होते हैं, राइट। तो रेस्ट एक बड़ा टर्म है, उसके एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे। ये एग्जाम्पल आपका 10 सेकंड का भी हो सकता है रेस्ट, और आपका 8 घंटे का भी हो सकता है, 6 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, राइट। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए सबसे पहले, देन सेफ्टी नीड्स उसकी, फिर उसको सेफ्टी चाहिए। मैज़लो ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होंगी किसी भी इंसान की, तो वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को दांव पे लगा देगा। मतलब वो पिटना मंजूर कर लेगा पकड़ के, लेकिन भूख नहीं अपनी बर्दाश्त कर पाएगा, या अपने घर वालों की भूख नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मतलब वो कहीं जाके चोरी कर लेगा, कहीं जाके डाका डाल लेगा, उसको मालूम है कि लोग पकड़ लेंगे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद वो खतरा उठा लेगा, अपनी सेफ्टी को दांव पे लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो पा रही। बात समझ में आ रही है ना हम लोग, राइट। तो पहला स्टेप तो उसका फिजियोलॉजिकल नीड्स का पूरी करने का है, देन सेफ्टी नीड्स उसको पूरी करनी है अपनी। अगर ये पूरी हो जाएंगी तब वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में लाएगा। अच्छा, ये दोनों चीजें मिला करके मैज़लो कहते हैं कि ये तो बेसिक नीड्स हैं, हर इंसान की ये बेसिक नीड है। ये जब दोनों पूरी हो जाती हैं तो उसको जो है वो फिर बिलोंगिंगनेस और लव, अब उसको ये चाहिए। मीन्स नीचे की दो चीजें पहले पूरी हो जाएं, उसके लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता। मीन्स आप कोई दोस्त हो और वो भूखा प्यासा आया हो, और आप उसको पानी भी नहीं पूछ रहे, आप उसको वो भी नहीं पूछ रहे, आप जो है वो अपना पूरे दिल का प्यार आप उमेड़े दे रहे हैं उसके ऊपर, तो वो आपको छूटते ही बोलेगा कि प्यार व्यार बाद में दिखाना भाई, पहले पानी वानी के पूछ ले। क्यों? क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही। यह पहले उसको सिक्योरिटी दो, उसको पता चले कि आपकी छत नहीं गिरेगी। अगर आपकी छत इस कंडीशन में है कि गिरने वाली है, तो फिर वो आपके लव के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आपको फिर उसको पहले आप उसकी ज़रूरत पूरी करो, ठीक है नहीं? तो पहले आपको जो है फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करो, देन सेफ्टी नीड्स पूरी करो, देन उसके बाद उसको जो है वो फ्रेंड्स, इंटीमेट रिलेशंस, फिर उसको इस तरीके की चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। आप इसको पूरा कर दो, देन उसको फिर चाहिए होगा कि मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना ईगो, जिसको बोलते हैं ना ईगो या सेल्फ रेस्पेक्ट, आप बोलो इसको। अभी ईगो तो बुरे सेंस में इस्तेमाल होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स इज्जत, खुद की, इंसान की अपनी इज्जत अपनी नज़रों में। देखिए, अगर वो भूखा है, प्यासा है, या उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, आप उसको लाख दुत्कारें, उसको ये पता चले कि सब आप ही के पास से खाना मिलेगा, तो आप उसको लाख दुत्कारें, लाख आप उसका शोषण करें, लेकिन वो आपका द्वार छोड़ के नहीं जाएगा। आप लाख उसको बेइज्जती करते रहें कि क्या कुत्ते की तरह यहीं पड़े रहते हो,
लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड, उसकी दूसरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, राइट? तो उसकी ये सारी चीज़ें नीचे से पूरी होती जाएंगी, देन वो अपनी नज़रों में अपनी खुद की इज्जत को फिर वो मेंटेन कर पाएगा, वरना वो अपनी नज़रों की इज्जत को ख़त्म कर देगा और कहेगा पहले भैया नीचे की चीज़ें तो पूरी कर लें। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान के अंदर है। मैस्लो साहब ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और कई साल लगा करके, 19 साल अपने ज़िंदगी के लगा के, तब उन्होंने पूरी दुनिया के सारे कल्चर्स में घूम घमा करके तब उन्होंने जो है वो ये अपना हियरार्की, इसको बोलते हैं मैस्लोज हियरार्की। देन उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तब इंसान जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। भाई उसके पास पहले पेट भरने के लिए सामान होना चाहिए, उसके पास सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके पास जो है वो मीन्स बिलोंगिंगनेस और लव की नीड उसकी पूरी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसकी भरपेट उसको मिल जाएंगी तो फिर अब वो आपको अपना पोटेंशियल दुनिया के सामने रख पाएगा। वरना तो वो भूखा है तो वो तो इसी बात पे मरा रहेगा ना कि उसको भूख लगी है, उसको भूख पहले दूर होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी पहले हो, उसकी सेफ्टी, उसकी हेल्थ, पहले तो यही मसला दूर हो उसका। अच्छा, इसी स्ट्रगल में अगर ज़िंदगी गुजारेगा तो वो पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा आपको अपना, है नहीं? इसीलिए पूरी दुनिया में मोर देन 80% लोग अपना पोटेंशियल दिखाए बगैर इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और चले जाते हैं। वो पोटेंशियल नहीं दिखा पाते अपना। क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि उनकी नीचे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अच्छा, ये ज़रूरतें आप अपने ऊपर रख के सोचिएगा, दूसरे इंसानों के बारे में मत सोचिएगा। दूसरे इंसानों से कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल। ये रख के सोचिए कि आपको यही चाहिए, इसी स्टेप में चाहिए क्या सारी चीज़ें? राइट। मैंने तो सोचा अपने बारे में बहुत कि हो सकता है मैस्लो गलत हो किसी मामले में, राइट? तो नहीं, मुझको भी ऐसे ही चाहिए। हो सकता है आपको कुछ इसमें डिफरेंट हो, लेकिन चाहिए सबको ऐसा ही है, राइट? राइट। तो इंसान का जो है वो सेल्फ फुलफिलमेंट हो जाए, साइकोलॉजिकल नीड्स हो जाए पूरी, और उसकी बेसिक नीड्स हो जाए। ये हर इंसान की ज़रूरत है और ये सेम है। और ऐसा नहीं है कि ये इंडियंस की ज़्यादा हैं और अमेरिकन्स की कम है, या जापानियों की कम है और चाइना वालों की ज़्यादा है, ये सब की हैं। ठीक है नहीं? राइट। इसलिए जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सबका होना चाहिए, सबका, सबके पास नेचुरल रिसोर्स उसकी पर्याप्त मात्रा में, जहां वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले, इतनी सबके पास होनी चाहिए। अभी अब देखो फाइनल आउटकम ऑफ योग, फाइनल आउटकम ऑफ योग, योग का आउटकम क्या होगा? फाइनल आउटकम मिलेगा क्या? भाई हम लोग कह रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मीन्स ये हर किसी के दिल में, मीन्स दिल में और दिमाग में ठुका हुआ होना चाहिए वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठुका हुआ होना चाहिए डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठुका हुआ होना चाहिए फ्रीडम फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये दिलो दिमाग में सबके ठुका हुआ होना चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, इसके अलावा और भी पॉइंट्स बहुत सारे थे, वो सब हो गए, मान लीजिए सब हो गए, तो उससे हासिल क्या होगा? हासिल होना चाहिए ना उसका कुछ, राइट? तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि फाइनल आउटकम क्या है इसका। फाइनल आउटकम है इसका वसुधैव कुटुंबकम। सुना है ना इसके बारे में हम लोगों ने? बहुत मशहूर टर्म है इंडियन कल्चर का, नहीं? वसुधैव कुटुंबकम, राइट। लेकिन ये हासिल कहना बहुत आसान होता है, किसी भी चीज़ को कहना बहुत आसान है। इसी वजह से, चूंकि कहना आसान है और करना मुश्किल होता है, इसी वजह से कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, वो 99.9% लोगों में होता है, वो 99.9% लोगों में होता है, राइट? राइट। हमारे पास जो है वो महोपनिषद, एक और योग का महोपनिषद, उपनिषद जो है वो इंडियन कल्चर में 108 हैं, 108 उपनिषद हैं, राइट? 108 में से 21 उपनिषद जो हैं वो योग के हैं, 21, एक छंदोग्य उपनिषद उसमें से, राइट? एक ये महोपनिषद उसमें से। अभी और बहुत सारे इस तरीके के और भी हैं, वो आएंगे धीरे धीरे, जहाँ जहाँ एप्रोप्रिएट जगह पे, जहाँ पे हमें डिफाइन करनी होगी कोई चीज़, तो वहाँ पर हम उन योग शास्त्रों को लेकर के आएंगे, योग के स्क्रिप्चर्स को, योग की बुक्स को हम लेकर के आएंगे। एक महोपनिषद है, वो हमको कहता है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम।
मीन्स जिसकी नज़र संकुचित होती है, जो मायोपिक विजन का होता है, तो वो हमेशा जो है वो तेरा मेरा के भाव में रहता है। ये तो मेरा है, ये तो मैंने हासिल किया है दुनिया से, इसके लिए तो मैंने प्लानिंग करी थी, ये तो मुझे मिला है। जो संकुचित विचारधारा के लोग होते हैं वो हमेशा जो है वो तेरा मेरा के भाव से जो है वो जिंदगी में रहते हैं, राइट। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जो मायोपिक विजन के नहीं होते, राइट, जिनकी नज़र जो है वो पूरी 360 पे खुली हुई होती है, सब दिखाई देता है उनको चारों तरफ, राइट। जो मायोपिक विजन के लोग नहीं होते, उदार चरित्र के लोग होते हैं, तो वो हमेशा हमेशा जो है वो यही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि ये जो पूरी वसु है, पूरी ये है नहीं, धरती है, ये ये जो पूरा प्लैनेट है, ये पूरा का पूरा जो है वो एक फैमिली है, राइट। तो फाइनल आउटकम ऑफ फॉलोइंग द योगिक प्रिंसिपल्स इज द फाइनल आउटकम। लिख लीजिए आप इसको, द फाइनल आउटकम, राइट, द फाइनल आउटकम ऑफ फॉलोइंग द योगिक प्रिंसिपल्स इज वसुधैव कुटुंबकम। इसको आपको इस मंत्र के साथ आपको एक्सप्लेन करो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको जितने ये सब आएंगे, आपको ये सारे जो हैं वो याद करने होंगे, क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे तो वहां पर आपको कोई नकल नहीं करने देगा। लिख के आप चाहे पर्ची पे कितने ही ले आना, ठीक है नहीं। तो टेक केयर, आप लोगों को याद करना होगा ये सारी, क्योंकि वो सवाल पूछेगा आपसे संस्कृत में और फिर उसका इलेबोरेशन पूछेगा, और संस्कृत में आप उसको याद होगा तो लिख पाओगे, और याद नहीं होगा अगर तो आप उसको नहीं लिख पाओगे, ठीक है नहीं। इसको आप लोगों में से किसी को अगर उर्दू भाषा में लिखना हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं इसको, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए, उर्दू वाले लोग, राइट। आई एम उर्दू में लिख लीजिए। आई डोंट नो आप कैसे लिखोगे, या कहें तो मैं लिख के दूं आपको व्हाइट बोर्ड पे उर्दू में भी। आई एम निजः परो वेति गणना गणना लघु चेतसाम। ये एक पहला स्टैंजा है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम। सेकंड स्टैंजा इसका है, उदार चरितानाम, उदार चरितानाम तु तु वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है नहीं, ठीक। एक बार उसको फिर से देख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, ये लिखना, अगर आपको इन मंत्रों के साथ आपको लिखना भी है, ठीक है नहीं, इसका एलेबोरेशन भी फिर आपको करना होगा। आपको अगर कोई सवाल पूछता है कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योगिक प्रिंसिपल्स, या व्हाई शुड द ह्यूमैनिटी फॉलो द योगिक प्रिंसिपल्स, तो आपको उसमें आंसर में जितनी भी चीज़ें लिखोगे उसमें से आपको एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी होगी, है नहीं। फाइनल आउटकम क्या है? जब तक हम योगिक प्रिंसिपल्स को नहीं समझेंगे, जब तक हम दूसरे को अपनी फैमिली का मेंबर नहीं समझ सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ओके, योग ने जो है वो ऑलरेडी दुनिया को अपने रिजल्ट बहुत प्रिलिमिनरी कहते हैं, बिल्कुल शुरुआती, बल्कि अभी सही से उसके रिजल्ट हमको दिखाई भी नहीं दे रहे, इतने लेवल पे योग ने आपको मीन्स दुनिया को
जो है वो अपने रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए हैं, राइट। G20 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, ज़्यादातर ने। G20 इज़ ए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, जिसमें 20 बड़ी कंट्रीज़ दुनिया की, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको G20 के नाम से कहते हैं। उसकी लीडरशिप जो है वो मीन्स उसका जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया है। अच्छा, मीन्स हम लोग यही तो कह रहे हैं ना कि मीन्स विश्व गुरु बनना है, सुपर पावर बनना है, कुछ ऐसा होना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी योगिक प्रिंसिपल्स जबकि पूरी तरीके से नहीं अपनाए गए हैं। अभी इंटरनेशनल योग डे 365 दिन में से सिर्फ कोई एक दिन योग के नाम पर है, और वो भी बहुत लिमिटेड सेंस में, मायोपिक विजन के साथ, सिर्फ आसन प्राणायाम के साथ। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ, राइट। नवा शुरू होने जा रहा है, मीन्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। नवे के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। नवा अभी आ जाएगा 21 जून को फिर से आपको। अभी 8 साल हुए हैं बहुत ही मायोपिक विजन के साथ, बहुत ही लिमिटेड सेंस में हमने दुनिया के सामने योग को रखा। तो उन 8 सालों में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने रखा, अभी पूरा नहीं रखा हमने जबकि, राइट। तो फिर उसका सबसे बड़ा फायदा हमको क्या हुआ कि G20 की लीडरशिप आपके पास है, जबकि बहुत ही मायोपिक विजन के साथ अभी इस्तेमाल हो रहा है वो। सिर्फ केवल आसन, केवल प्राणायाम। इंटरनेशनल योग डे में इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, या कुछ और भी होता है? इसके अलावा कुछ नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड सेंस में। हाँ, उसके साइड में कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे होते हैं जैसे हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं अपने सिलेबस में, ऐसे भी लोग होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन टोटल का इम्पैक्ट इन 8 सालों से ज़्यादा हो गया। नवा साल शुरू होने वाला है, राइट। इन 8 सालों में ये हुआ है कि आपको G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई इंडिया को। तो योग ने ऑलरेडी आपको देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी बहुत व्यापकता के साथ, बहुत बड़े लेवल पर, और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, नॉन कमर्शियलाइज्ड योग, राइट। इंद्र वाला योग, विरोचना वाला नहीं, इंद्र वाला, वो योग के ऊपर हमको और आपको जब चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हम लोग मीन्स अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, अभी हम उसको सोच भी नहीं सकते कि उसके लिए क्या क्या चीज़ हम लोगों की, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी, इंडिया की ज़िंदगी में हो जाएंगी, और पूरी दुनिया को उसके बदले में क्या मिल जाएगा, राइट। हमारा 1.3 तक का यहाँ तक का ख़त्म हो गया है। इसके लिए आपको कुछ नोट्स बनाने हो तो अभी बना लीजिए थोड़े से। हाँ हाँ बोलो। G20 का क्या रिलेशन है योग से? G20 का देखिए, असल में G20 जो है वो तय कैसे होती है, हम उसको सुन लें ज़रा। G20 जो है वो मीन्स दुनिया में, या इन जो 20 के ग्रुप है कंट्रीज़ का, इनमें जो है वो दुनिया को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया, ये बैठ के, ये पूरी ये जो 20 कंट्रीज़ हैं ये आपस में बैठ के डिसाइड करती हैं। इसमें जो है वो UN के कुछ मेंबर्स होते हैं, इनकी एक कमेटी होती है पूरी बाकायदा, भाई चुनती है ना वो, राइट। तो उन लोगों ने, सबने सारे पॉइंट्स के ऊपर, मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी और दूसरी चीज़ों में भी और दूसरी चीज़ों में भी, हर चीज़ में, हर फ्रेम में ह्यूमैनिटी के जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो इंडिया को मिले उसमें, राइट। जिसको मिले उसकी प्रेसिडेंसी हो गई। अब वो उनके अपने क्राइटेरिया है, वो आप नेट पे जाओगे तो उसके बहुत डिटेल्ड क्राइटेरिया हैं। करीब इनको जो है वो 125 पेजेस मीन्स भरने होते हैं उस कमेटी को, कि किसके क्या पॉइंट हैं, किसके क्या पॉइंट हैं। फिर उनके मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, फिर वो सारों के स्कोर उसमें फिट करते हैं, फिर उसके बाद वो उससे स्कोर निकलते हैं सबके। तो मीन्स एक कॉम्प्लेक्स उनका अपना एक पूरा वो है, राइट। उस पर जो है वो इंडिया को उसकी प्रेसिडेंसी पिछले नवंबर में मिली, राइट। अच्छा, ये प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए होती है, अगले साल जो है वो फिर रीइवैल्यूएशन फिर होगा सबका। अच्छा, उसमें फिर किसी का ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है इस बार इंडिया का हो गया, कल को USA का हो जाए, मे बी, राइट। हो सकता है कि फिर इंडिया का हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मीन्स योग ने जिस तरीके का जो आपको टेम्परामेंट दे रहा है, जिस तरीके का भी, राइट। पिछले 8 सालों में हमने योग को बहुत मायोपिक विजन के साथ इस्तेमाल किया है, बहुत मायोपिक विजन के साथ इस्तेमाल किया है। तो उसके रिजल्ट में 2-3 चीज़ें इंडिया को मिलना शुरू हो गई हैं, राइट।
एक चीज़ उसमें से G20 का लेटेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास, ये G20 का वो है, ठीक है। G20 उसका एक बहुत बड़ा रोल है। आपका जो इंटरनेशनल योग डे है, इंटरनेशनल योग डे सबको मालूम है, मीन्स इंडिया के क्या एफर्ट्स रहे थे पूरी दुनिया में उसको प्रोपेगेट करने में और फिर यूएन में उसको प्रेजेंट करने में, राइट। वहाँ यूएन में जो है वो इसके लिए इंटरनेशनल योग डे एक बना। इंटरनेशनल योग डे G20 के उसको पूरा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको कि योग का एक बहुत धूमिल सा आइडिया हम लोगों ने शुरू किया, और बहुत मतलब धूमिल सा नहीं शुरू किया है, शुरू तो फुल फ्लेजेड है, योग तो योग ही है, लेकिन उसको धूमिल उसमें बहुत ही मायोपिक विजन के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और पिछले 8 साल से कर रहे हैं, और हफ्ते में कोई एक पूरे साल में कोई एक ही दिन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके एवज़ में आपको G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल 100% सिर्फ योग के ही उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन योग उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको क्राइटेरिया को मेंटेन करने में। रोल है उसमें योग का, योग का जो अब इस वक्त आज की डेट में 187 कंट्रीज़, आज की डेट में 187, अभी 21 जून को 187 कंट्रीज़ अब जो हैं वो इंटरनेशनल योग डे मनाएंगी। यानी कि योग के प्रिंसिपल्स मीन्स योग की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में इस तेज़ी के साथ फैल रही है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई होगी, जहाँ से भी इसकी शुरुआत हुई होगी, लोग उसको उस सिलसिले में लीडर ही मानेंगे ना उसको। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था ये किया, राइट। अभी हम लोग जो है वो 1.4 अपना शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, जेस्चर्स एंड एक्शंस। ये इंटरेस्टिंग है, फिर मैं कह रहा हूं समझ में सब आएगा, राइट। हम जो वर्ड्स बोलते हैं और उन वर्ड्स से रिलेटेड हमारे कुछ जेस्चर्स होते हैं। जेस्चर समझते हैं, मीन्स हाथों का एक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, राइट। इसके लिए कुछ जेस्चर्स होते हैं। हर वर्ड के लिए इंसानों ने, मीन्स कोई रिटन रूल नहीं है, लेकिन तमाम इंसानियत ने जो है वो अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस को ले करके जो है वो बहुत सारे जेस्चर्स बना लिए हैं। जैसे समझाने का जब अंदाज होता है तो आदमी ऐसे ही समझाता है, जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, या नॉर्दर्न इंडियन हूँ तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये चाइना का भी टीचर खड़ा होगा तो वो भी ऐसे ही बोल रहा होगा। अच्छा, लेवल ऑफ स्टूडेंट कोई भी हो, मेरे छोटे बच्चे होंगे तब भी टीचर ऐसे ही समझाने के अंदाज में जब बोल रहा होगा तो वो ऐसे ही बोल रहा होगा। अच्छा, क्या वो ऐसे ही बोल रहा होगा जब बच्चों को डांट भी रहा होगा? उसके लिए जेस्चर्स कोई अलग होंगे। यानी कि वर्ड्स का आपकी बॉडी एक्शंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, राइट। अच्छा, जो आप वर्ड्स बोलते हो और जो आप बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हो, राइट, फिर आपके जो एक्शंस मींस आपके जो काम होते हैं, जिसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं, फिर जो कर्म होते हैं उनका रिलेशन उनसे होता है या नहीं होता? मेरे वर्ड्स बहुत अच्छे हों, बड़े हाई फाई वर्ड्स बोलूं, मेरे जेस्चर्स भी बहुत अच्छे हों, मगर मेरा काम वैसा ना हो, मीन्स मैं बोलने में एक्सपर्ट हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, ये सब आपको पता हो, राइट, लेकिन मेरा काम आपको योग एजुकेशन पढ़ाना ना हो, मीन्स वो ना पढ़ाऊं, बस मैं बाकी दुनियादारी की यही बातें करूं वर्ड्स के साथ, जेस्चर्स के साथ, तो आपको पसंद आएंगी वो बातें? क्या कतई नहीं पसंद आएंगी, आनी भी नहीं चाहिए। और अगर आ रही हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं तो कर ही रहा हूँ आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़, आप भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़, राइट। द पॉइंट इज़ कि वर्ड्स का आपके जेस्चर्स के साथ बहुत इंटीमेट रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है, और आपके वर्ड्स और जेस्चर्स का आपके एक्शंस, आपके कर्मों के साथ, आपके कामों के साथ जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये ताल्लुक़ होना चाहिए, और ये ताल्लुक़ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसी को हमारे समाज में, अभी इससे पहले जैसे हम लोगों ने कहा था कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कथनी करनी में फ़र्क, कि तुम अपना वादा नहीं निभा, बेकार हो तुम, मीन्स तुम इंसान नहीं हो,
राइट, मीन्स तुम धोखा दे रहे हो, तुम आए दिन धोखा देते रहते हो। तुमने जब भी टाइम पे कहा है, तुमने जो भी टाइम दिया है उस टाइम पे तो कभी पहुंचे ही नहीं हो तुम, या मोस्ट ऑफ द टाइम तुम पहुंचे ही नहीं हो। मीन्स यानी कि उसके वर्ड्स और उसके जेस्चर्स के बीच में जो एक्शंस थे, जो होने चाहिए थे असल में, उनके बीच में है ही नहीं, राइट। इसी रिलेशन को हम लोग जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग वर्ड्स ले रहे हैं। वर्ड्स को हमें पता ही है, वो अल्फ़ाबेट्स का मजमुआ होते हैं, यानी हाँ, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, राइट। एक से ज़्यादा जब भी बनते हैं, मीन्स आपस में मिलते हैं कुछ सेट पैटर्न के साथ, सेट पैटर्न, जैसे OF, तो आपने कहा ऑफ, अच्छा FO, कुछ नहीं, राइट। तो मीन्स एक सेट पैटर्न होना चाहिए फिर उनका। TRAIN और TAIRN, कोई पैटर्न नहीं है दूसरे वाले में। पैटर्न आपने एक अल्फाबेट का मिस किया तो मतलब पूरा वर्ड मिस हो गया आपसे। अच्छा, वो वर्ड मिस हो गया तो उसका कोई जेस्चर भी नहीं है ह्यूमैनिटी के पास। ट्रेन का कोई ना कोई जेस्चर जरूर होगा, चाहे वो पुराना पड़ गया हो, लेकिन होगा ट्रेन का, है नहीं। वो कुछ ऐसा एक्शन चलाए, वो कुछ ऐसा करके बोले, कुछ एक्शन होंगे उसके। तो हर वर्ड के जो हैं वो एक्शन होते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स के साथ, कि वो अपने सही कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए। एक तो आप पहले ये लिख लीजिए, फिर कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उसको भी आपको लिखना होगा। पहले ये लिख लीजिए, अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को विद राइट पैटर्न, combination of alphabets with right pattern form a word, ठीक है नहीं। अल्फाबेट्स का सही पैटर्न में मिल जाना एक वर्ड बनाता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब यही वर्ड्स राइट पैटर्न में मिल जाते हैं, एक से मतलब दो से ज्यादा मिल जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। उनको सेंटेंस बोलते हैं, राइट। ये बात हमें समझ में आ गई। वर्ड्स के साथ, हर वर्ड के साथ जो है वो एक जेस्चर भी है, वो जेस्चर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, राइट। तो अभी हम लोग इतना समझ लें बस कि वर्ड होता क्या है। दूसरी चीज, वर्ड जो है वो हमेशा जो है वो कोई मीनिंग बताता है, कोई मीनिंग बताता है। अभी हमें, चाहे हम अभी उसको वैसे इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हर वर्ड कोई ना कोई एक मीनिंग बताता है, एक मीनिंग रखता है अपने अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसको बोलते हो जैसे दिया, तो वो दिया जलता हुआ मिट्टी का, उसमें तेल लगा हुआ, राइट, और वो उसमें लौ जल रही है, दैट इज दिया। तो एक मीनिंग रख रहा है। आपने बोला दिया, या लेन देन, कोई भी वर्ड ले लो आप, क्लासरूम, तो उसका सेट एक मीनिंग होता है, ठीक है ना, राइट। लेकिन ये मीनिंग्स अगर सही कॉन्टेक्स्ट में ना हो, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, मतलब परिपेक्ष, सही अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में ना हो तो वो वर्ड्स बहुत धोखे वाले वर्ड्स हो जाते हैं, बहुत धोखे वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप लोग। कैसे लिखेंगे? अपनी अंग्रेजी हिंदी जैसे भी लिख लें। वर्ड्स, इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, फुलफिल्स मीनिंग विद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के साथ अपनी मीनिंग को फुलफिल करते हैं वो। अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप इस्तेमाल करोगे, जैसे क्लासरूम इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, राइट, हो सकती है। फिर आपको कुछ और सोचना होगा, फिर आप ऐसे नहीं सोच सकते प्रोजेक्टर, कैमरा भी हो सकता है, चलो, मेज कुर्सी, पंखे, ये नहीं सोच सकते। फिर कुछ और सोचोगे। क्या सोचोगे? ओपन क्लासरूम सोचोगे, ओपन थिएटर टाइप, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कोई। क्लासरूम मतलब वेयर, डिपार्टमेंट के अंदर क्लासरूम, तो मतलब ऐसी क्लासरूम सोचोगे बाय डिफॉल्ट। हॉकी ग्राउंड की सोचोगे, एथलेटिक ग्राउंड की सोचोगे क्लास, तो कुछ और सोचोगे। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ उसका मीनिंग होता है।
बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, और बिना कॉन्टेक्स्ट के अगर आप किसी भी मीनिंग को इस्तेमाल करते हो तो वो मीनिंग, वो वर्ड जो है वो अपना सही मीनिंग नहीं देता है। लिख लीजिए इसको, वर्ड विदाउट फुलफिलिंग, वर्ड विदाउट फुलफिलिंग इट्स राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट कॉन्टेक्स्ट gives false ideas, results, concepts, etc. राइट? यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल। अब हम इसको एक लेवल और ऊपर बढ़ा के मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, उसको आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा भी और थोड़ा सा समझने की उसको कोशिश कीजिएगा। दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, नहीं सॉरी, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया की हर चीज़ जो है वो, हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो रिलेशनल है। रिलेशनल मतलब मीन्स एक दूसरे के रिलेशन में है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अपने आप में बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अगर आपके सामने, मीन्स अगर कोई चीज़ एब्सोल्यूट है तो वो हमारी बुद्धि में आती नहीं, हमारी अकल में आती नहीं, इंटेलेक्ट के अंदर घुसेगी नहीं वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी बात, बिना रिलेशन के कोई भी बात अगर आपसे पूछी जाए, कही जाए, आपके सामने रखी जाए, तो हमारी आपकी इंडिविजुअल नहीं, सारे इंसानों की अकल इकट्ठी मिला दो तब भी नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये हाथ छोटा है या बड़ा, इसके रिलेशन में कुछ दूसरा हाथ नहीं लगा हुआ, इसके रिलेशन में कोई चीज़ खड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये हाथ आप बताओ ये बड़ा है या छोटा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी अकल समझ ही नहीं सकती ये है क्या, मतलब ये तो समझ जाएगी ये है क्या, लेकिन ये जो पूछा जा रहा है क्या वो समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में भी आ रहा है, पूछ तो रहे हैं, बात तो समझ में आ रही है, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? और ये किसी के पास नहीं है, मतलब किसी के पास भी, सारे इंसानों की अकलों को एक साथ मिला दो, एक अकल बना दो, तो भी आंसर नहीं है कि ये छोटा है या बड़ा है। फौरन इसके बराबर में अगर 10 साल के बच्चे का एक हाथ लगा दो, अभी छोटे से छोटा बच्चा भी कहेगा कि ये हाथ बड़ा है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हर चीज कॉन्टेक्स्ट में ही समझी जा सकती है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसको लिख लीजिए आप, एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड, एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड only with the context। कोई भी चीज कॉन्टेक्स्ट के साथ ही समझी जा सकती है, फुल स्टॉप। देयर इज नहीं, नो एब्सोल्यूट थिंग कैन बी अंडरस्टूड, no absolute thing can be understood by humans। ह्यूमंस को समझने के लिए, हर चीज को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, अभी आप देखो, ये समझ में आ गया हमको कि कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो हिडन भी हो सकता है और एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो है वो आपके घर के कोई भी 2 फैमिली मेंबर्स जाएं, उनको कप्स खरीदने हों। फॉर एग्जाम्पल, आपके मदर एंड फादर, यानी वो गए और जा करके उनको कप खरीदना है मार्केट में, या मैं जाऊं अपनी बीवी के साथ और जा करके कप्स खरीदने की
अब वो मेरी बीवी मुझसे कह रही है कि नहीं ये कप छोटा है, अकेला कप है उसके पास, वो अकेला हाथ में पकड़े हुए है, दूसरे कपों से कंपैरिजन नहीं कर रही है वो, लेकिन वो कह ये रही है कि ये कप छोटा है या ये कप बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल। मतलब हर घर की कहानी है ये तो, राइट, ओके। अच्छा, मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, अब वहां कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, नहीं मीन्स एक्सप्लेनेटरी कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी समझ रहा हूं वो क्या बोल रही है वो कि हमारे किचन में जितने भी कप्स हैं उनसे ये बड़ा है या छोटा है, राइट और रॉन्ग? यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है और हिडन भी हो सकता है। हिडन होगा तब जब जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। यहां तक बात क्लियर है ना? इसको लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक लेयर करके बढ़ेंगे हम लोग। कॉन्टेक्स्ट मे बी एक्सप्लेनेटरी और नॉन एक्सप्लेनेटरी, ब्रैकेट में लिख लिएगा हिडन। कॉन्टेक्स्ट तो होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में बी एक्सप्लेनेटरी, EXPLANATORY, एक्सप्लेनेटरी एंड नॉन एक्सप्लेनेटरी। और नॉन एक्सप्लेनेटरी को ब्रैकेट में आप लिख लीजिए हिडन। मतलब है तो कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हाँ कोई बोल नहीं रहा उसके बारे में, कुछ दिखा नहीं रहा उसके बारे में, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो हिडन है, दो लोग आपस में समझ रहे हैं। आप अगर हमारी परचेजिंग में अगर आप जैसे ही आ जाओगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, जिस कप के बारे में छोटा बड़ा कह रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट है नहीं, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहे हैं, छोटा बड़ा। आप फौरन अपने किचन से तोलना शुरू कर दोगे कि नहीं नहीं सर ये तो छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है। तो अरे बाबा तुम क्यों बोल रहे हो, तुमसे नहीं समझ में आएगी तुम्हारे, ठीक है नहीं? तो मीन्स नॉन एक्सप्लेनेटरी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होगा। और एक्सप्लेनेटरी कॉन्टेक्स्ट जो सामने दिखाई दे रहा हो या रखा हुआ हो, जिसके रिलेशन में हमको ये बात करनी है। तो यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमें समझ में तभी आ सकती है जब उसका कोई कॉन्टेक्स्ट हो। ये ग्राउंड छोटा है, अच्छा अब किसी के रिलेशन में बोलोगे ना, वरना आप ही में से कितने कहने वाले ऐसे हो जाएंगे सर सही तो है, वॉलीबॉल के मैचेस अच्छे खासे होते हैं, पूरा इंट्रामुरल होता है, यहाँ तो हम कंपटीशन भी करा सकते हैं, या नहीं हो सकता यहाँ पे? तो ठीक ठाक तो है, लेकिन हम लोग अगर मीन्स आपस में बात कर रहे हैं तो ये ग्राउंड छोटा है। हम बात करेंगे अंदर वाले ग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में, ये ग्राउंड छोटा है हमारा। तो ये एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, नॉन एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल। आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होगा। द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अस इज कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर कोई वर्ड समझा नहीं जा सकता। यहां तक बात क्लियर है? राइट। द सेम इज ट्रू फॉर द वर्ड्स ऑल्सो। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन वर्ड्स को हम लोग बहुत जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। मतलब चूंकि अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट वी आर यूजिंग अच्छा और बुरा, वो हिडन होना चाहिए था। सोशल ट्रेनर्स को हमें ट्रेन करना चाहिए था, वो हमें सोशल ट्रेनर्स ने ट्रेन नहीं किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हमें ये सिखा दिया ये अच्छा है ये बुरा है। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा और बुरा, कौन सा काम अच्छा होता है और कौन सा बुरा होता है? अच्छा, चूंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप फौरन दिमाग जो है, हमारा इंटेलेक्ट जो है, हमारी इंटेलेक्ट जो है वो जिसकी इंटेलेक्ट होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी आगे चल के आपके नेक्स्ट यूनिट में, जिसकी इंटेलेक्ट होती है वो सिर्फ अपने बारे में सोचवाती है, मेरा क्या होगा। जिस आपकी अकल है, आपकी अकल मेरे बारे में नहीं सोचवाएगी, आपकी अकल आपके बारे में, खुद के बारे में सोचवाएगी कि तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है, तुम्हारा क्या नुकसान है, तुम्हारा क्या, ऐसा करके, राइट। अच्छा, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं,
इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं कि क्या चीज़ अच्छी, तो फौरन आपकी अकल समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो उसका डायनामिक्स ऐसा ही है इंटेलेक्ट का, कि हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, क्योंकि सोच सकता है, अकल इसके अलावा सोच ही नहीं सकती, उसका काम ही नहीं है। दूसरे का फ़ायदा सोचना, ये आपकी अकल का काम ही नहीं है, किसी की अकल का काम नहीं है, अपना फ़ायदा सोचना है, ये उसका डायनामिक्स है। अच्छा, ये काम अच्छा है तो फौरन आपकी अकल ने आपको सोचवाया, मेरी अकल ने मुझे सोचवाया, जो मेरे फायदे का है वो अच्छा है। आपकी अकल ने सोचवाया कि आपके जो फायदे का है वो आपके लिए अच्छा है, और जो आपके फायदे का नहीं है वो आपके लिए बुरा है, मेरे फायदे के लिए मेरा बुरा है। अच्छा, ये हर किसी की सोचेगी, ऐसे ही सोचेगा, आप अपने ऊपर रख के देख लो, ऐसे ही सोचेंगे। अच्छा, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो अब मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल पूछूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि एक चोर है, उसने बड़े ख़तरे उठा के बड़ी मेहनत से जो है वो चोरी करके ले गया है, उसके लिए वो काम अच्छा है या बुरा है? भाई आपने ही तो सेट किया ना अभी ये प्रिंसिपल कि जो अपने लिए अच्छा हो, फिर काय का वावेला, ले गया वो, अपने लिए अच्छा ही करी उसने, आपके 50,000 रुपये ले गया निकाल के, फिर क्यों जेल, फिर क्यों पुलिस, फिर क्यों पीटना बेचारे को, और वो भी इतनी निर्दयता के साथ कि आंख वाँख फूट गई बेचारे की। मैं एक बात कह रहा हूँ, उसने तो अपने लिए अच्छा किया ना, तुम्हारा क्या नुकसान कर रहा है? चलो इसका ले गया, इसका 50,000 का नुकसान किया, आपको क्या मतलब भाई? 4 इन्होंने भी लगाए, हमने मिलकर के, इतने लोगों ने मिलकर के जितने लगाएंगे उतना अकेला ललित एक में लगा देगा, वो और स्ट्रांग है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसकी अकल ने उसके लिए वही सोचवाया था। इसका मतलब है ये जो डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो काम मेरे फायदे का वो अच्छा, और जो काम आपके फायदे का वो आपके लिए अच्छा, तो यानी कि ये है नहीं, ये डेफिनेशन हो ही नहीं सकती अच्छे और बुरे की, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल ये है कि वो फिर वो डेफिनेशन क्या होगी, होनी चाहिए ना कोई डेफिनेशन। अच्छा और बुरा कहाँ सेट करें, क्योंकि किसी कॉन्टेक्स्ट में ही होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में होगा आप लोग बताओ जरा। हाँ आप क्या राइट, वेरी गुड। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड जो है वो जब तक ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखोगे, पूरी ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखोगे, जब तक उस वर्ड का सही मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। राइट? तमाम ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई चीज नुकसानदेह है, नुकसान की है, तो यानी कि वो काम बुरा है। अच्छा, फिर वही बात, सोचोगे कैसे इसको? तमाम ह्यूमैनिटी तो बहुत बड़ी ब्लैंकेट टर्म है, अपने ऊपर रख के सोचो। राइट? ठीक है, आपका पैसा मेरा चला गया, आपका चला, मैंने चुरा लिया है, अगर आपका चला जाता तो, या मैंने चुराया फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये, उसमें से 10,000 ये चुरा के ले गए हजरत, मैंने इतने खतरे उठाए, मैंने ये किया, और ये इन्होंने जेब काट ली 10,000 रुपये की, मुझे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे बुरा लगेगा। काहे को बुरा लग रहा है भैया, तुम भी तो ऐसे ही लाए थे, तुम्हारा भी कट गया। अच्छा, खुद को बुरा लग रहा है, इसका मतलब है ये काम बुरा था, इसका मतलब ये काम बुरा था। डिफाइंड हो गया। किस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइंड हुआ? ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइंड हुआ कि ह्यूमैनिटी के लिए बुरा है। टेम्परेरीली तुम्हारा फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया, वो एक अलग बहस है, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए क्या था, कैसा था? बुरा था, तो इसको बुरा कहते हैं, तो इसको बुरा कहते हैं। राइट? अच्छा, तमाम ह्यूमैनिटी के फायदे का था तो अच्छा है। तो अच्छा, कोई भी वर्ड का कॉन्टेक्स्ट या तो एक्सप्लेनेटरी हो सकता है या नॉन एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? राइट। देन सारे वर्ड्स दुनिया के किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट पे होंगे। किस कॉन्टेक्स्ट पे होंगे? ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएंगे। ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं तब इज गुड।
अगर ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक ख़ास पर्टिकुलर ख़ानदान, एक ख़ास पर्टिकुलर मोहल्ला, एक ख़ास पर्टिकुलर शहर, एक ख़ास पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ख़ास पर्टिकुलर कंट्री, नहीं, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, तब वो वर्ड सही है। और तमाम ह्यूमैनिटी के लिए नुकसानदेह है अगर, तो वो चीज़, वो टर्म, वो चीज़ गलत है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया? अभी देखिए कहीं कहीं हमारी लैंग्वेज बड़ी इनकम्प्लीट भी हो जाती है, वर्ड्स ही हमारे इनकम्प्लीट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल ली थी दिया की, ठीक है, दिया आप एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन करोगे कि जिसके अंदर तेल हो, रुई का, उसमें ऐसा फाया सा लगा है और उसको जलाने से जो है वो जलता है, जलता हुआ दिया, ठीक है नहीं? अच्छा, अभी आप देखो हम लोगों की लैंग्वेज कितनी कंप्लीट भी रह जाती है, कहीं कहीं कंप्लीट भी, इनकम्प्लीट भी रह जाती है। ना तो उसमें तेल हो, ना उसमें फाया हो, आप उसको खरीद के लाए, मैंने आपसे पूछा क्या खरीद के लाए, तो क्या बोलोगे आप? वाह साहब वाह, मतलब जलता हुआ भी दिया और ये भी दिया। अब ये कुछ और होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एट टाइम्स हमारे लैंग्वेज में मतलब इनकम्प्लीट भी होती है लैंग्वेज, और कहीं कहीं बहुत अच्छी भी होती है, और बहुत ही अच्छी होती है कहीं कहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चूंकि हम लोग संस्कृत से रिलेटेड बात कर रहे हैं इसलिए मैं संस्कृत का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है संस्कृत में वेदना, 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 भेदना नहीं, वेदना, वाह से, राइट। वेदना जो है वो किसी चीज को बहुत अच्छे से जान लेना, उसको भी वेदना बोलते हैं। अनुभूति, बहुत अच्छे से किसी चीज का समझ जाना, उसको भी वेदना बोलते हैं। और वेदना जो है वो तकलीफ को भी बोलते हैं, पीड़ा जिसको बोलते हैं, सर का दर्द, ये वेदना, तो वो भी वेदना और ये भी वेदना। मिस कहीं कहीं मिस, अब ये खूबसूरती है कि आप अपने सर के बारे में सोचते ही नहीं हो, कभी नहीं सोचते, इसका ख्याल भी नहीं करते बेचारे का, जब तक इसके अंदर दर्द ना हो जाए। तो वेदना मतलब जानकारी। तो आपको सर की अपनी जानकारी तब शुरू करते हो आप अपनी, जब यहाँ कहीं कुछ तकलीफ हो जाती है। आप अपने कान को टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हो, फॉर एग्जाम्पल अपनी सेहत को टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हो, ऐसे ऐसे काम करते हो कि आपकी सेहत 100% ख़राब होनी है, 100% ख़राब होनी है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते जब तक कि यहाँ दर्द ना शुरू हो जाए। एक बार दर्द शुरू हुआ तो इसकी जानकारी शुरू हो गई अब आपको, इसी को वेदना बोलते हैं। तो वेद, अब ये वर्ड लैंग्वेज की खूबसूरती है, वो इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, वो इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लैंग्वेज इनकम्प्लीट भी होती है कि जलते हुए को भी दिया कहते हैं, और जो वो कुम्हार अभी बना ही रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर रहा, वो भी दिया ही बना रहा है। आप भी दिया ही खरीद के ला रहे हो, जला कोई नहीं रहा है अभी, जलेगा तो बहुत बाद में जाके। तो मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज हमारी ऐसा ही है, कहीं पे बहुत अच्छी होगी, कहीं पे इनकम्प्लीट रह जाएगी। जब तक आप इसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझोगे, रियल कॉन्टेक्स्ट इसका ह्यूमैनिटी है, जब तक आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आएगी तो सिर्फ आपके अपने फायदे के लिए आएगी, आपको आएगी समझ में, अच्छा वर्ड समझ में आ रहा है ना आपको, लेकिन अपने फायदे के लिए आ रहा है, दूसरे के फायदे के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि मेन कॉन्टेक्स्ट हमारे समाज में ऑलमोस्ट हट गया है। ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट, ह्यूमैनिटी का फायदा ऑलमोस्ट हमारे और आपकी जिंदगियों से सबसे बाहर है, सबसे। क्यों बाहर है? क्योंकि वो मैस्लोज की जो हायरार्की है वो पूरी नहीं हो रही है। कोई फिजियोलॉजिकल पे अटका हुआ है, तो कोई ऊपर के उस पर अटक गया है, उसी में स्ट्रगल उसका चला जा रहा है सारा। वो ह्यूमैनिटी का कहाँ, वो तो बाद की चीज़ है ना। ह्यूमैनिटी अपना पोटेंशियल तो वो वहाँ जाके दिखाएगा जहाँ उसकी नीचे की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तब वो दिखाएगा कुछ। हाँ ठीक है भाई, हम लोग आए दिन बातें करते हैं आपस में, हाँ भाई भला करूँगा मैं दूसरों का, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन पहले अपना तो कर लूँ। ऐसे ही होता है ना, ये नेचुरल प्रिंसिपल है, दूसरे की मदद करने का ये नेचुरल प्रिंसिपल है। पहले आप सेफ होइए। फायर ब्रिगेडियर क्या करता है, चाहे आप 10% जल गए हों, चाहे 40% जल गए हों, चाहे 90% जल गए हों, जब तक वो अपना सेफ्टी कवच नहीं पहनेगा, जब तक वो आपको नहीं बचाएगा।
राइट और रॉन्ग? वो आग में कूदेगा, अपनी जान जोखिम में डालेगा, आपके लिए डालेगा, आप अननोन हो उसके लिए डालेगा, लेकिन अपनी सेफ्टी, अपने हाथ पैर बचा के। तो ये जीवन का उसूल है सब लोगों का, राइट? तो हमारे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा विद फुल कॉन्टेक्स्ट, पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमको वर्ड्स समझने चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट हटा देंगे वर्ड्स का तो सिर्फ और सिर्फ अपना रह जाएगा आपका, पड़ोस वाले से कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर आपको, राइट? विदाउट वर्ड, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स आर विकल्प। विकल्प के मतलब बात करी थी हम लोगों ने, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। मैं आपसे कह रहा हूं आप लोगों को याद रखना पड़ेंगी चीजें। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ये हम लोगों ने बात करी थी। मतलब विकल्प कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में विकल्प कहते हैं ऑप्शन को, संस्कृत जुबान में ऑप्शन तो कहते ही हैं, राइट? लेकिन साथ साथ विकल्प कहते हैं धोखे को, धोखा, धोखा दे देना, भ्रष्ट अंदाज में इस्तेमाल करना, राइट? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चीज का इस्तेमाल करना। तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स आर ऑलवेज विकल्प, राइट? योग सूत्र महर्षि पतंजलि का पहला चैप्टर और 9वां सूत्र उनका, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द अपने ज्ञान के बगैर, मीन्स अपने कॉन्टेक्स्ट के बगैर जो है वो निरे विकल्प हैं, धोखे हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट के। जैसे यही एग्जाम्पल, अच्छा और बुरा, निरा धोखा है। हमने बड़ा अच्छा कहा, जैसे ही लेकिन अपनी बारी आई और ज़रा सा एक पॉइंट भी नुकसान का देखा तो फ़ौरन अच्छा बुरा ख़त्म कर दिया। हो रहा है ना दुनिया में ऐसा, राइट? क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट छूटा हुआ है, राइट? इसको आपको पास स्लाइड में पहले से पहुंचा हुआ है, ये आपको शायद यहाँ नहीं दिखाई दे रहा पूरी तरीके से, लेकिन आप इसको ले लीजिएगा। मीन्स विकल्प मतलब भ्रम, धोखा, कपट, है नहीं? हमारे और आपके एक्सपीरियंस में है, जो जितना ज़्यादा कपटी होता है, राइट, वो अपने वर्ड्स को उतना ज़्यादा पूरा नहीं करता है। उसी को तो कपटी बोलते हैं ना, कि कहा कुछ और करा कुछ, है नहीं? कपटी लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे क्रिकेट में बड़ा एक्सपर्ट स्पिनर होता है ना, यानी दिखाता कुछ है और फेंक जाती कुछ और है। इसको गुगली बोलते हैं ना, गुगली, राइट? तो कपटी जो है वो गुगली वाला होता है नहीं? दिखाता वो ऐसा करके है कि ऐसे करके, यानी कि ऐसे रोटेशन से बॉल जा रही है, टप्पा खा के ऐसे जाएगी, लेकिन इनफैक्ट वो जा नहीं रही होती है ऐसे, है नहीं? या तो वो सीधी निकल जाएगी या वो प्लेयर जाएगा खेलने उसको ऐसा, राइट? तो हाँ, मीन्स बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कोई भी वर्ड जो है वो विकल्प है। और इसको महर्षि पतंजलि ने आपको योग सूत्र में आपको 2500 साल पहले जो है वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बगैर ज्ञान के, बगैर कॉन्टेक्स्ट के कोई भी वर्ड जो है वो निरा धोखा है। उसका एक एग्जाम्पल आज की भाषा में हम लोगों ने लिया उसको अच्छे और बुरे के सेंस में। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल, राइट? जेस्चर्स, नॉन वर्बल, ये तो वर्बल है, और ये हाथ हिलाना नॉन वर्बल है, राइट? 3 टाइप्स के हैं। एक होते हैं इलस्ट्रेटर्स, इलस्ट्रेटर्स ये आपके पास पहुंच जाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? मैनिपुलेटर्स एंड एम्बलम्स, ये 3 तरीके के आपके जेस्चर्स होते हैं। इसको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। मीन्स इलस्ट्रेटर्स होते हैं, आप अपने हाथ से बातें करते हो, जैसे बधिरों के लिए न्यूज़ चलती है तो वो हाथ से बातें करते हैं ना अपने, उसको टेक्निकली जेस्चर्स को, उसको टेक्निकली इलस्ट्रेटर बोलते हैं। हाथों से बात करना, हाथों के एक्शन से बात करना,
राइट? बॉडी दिखाओ अपनी, बोला क्या गया है? बॉडी दिखाओ अपनी, दिखाया उसने आर्म, ऐसा कहा तो था बॉडी दिखाओ। पूरी बॉडी का ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये नीचे नहीं, ये ऊपर, बस इतना गुल्ला, राइट? तो उसने आर्म से आपसे टॉकिंग करी, राइट? तो आर्म से जब भी टॉकिंग की जाएगी तो वो उसको कहेंगे हम इलस्ट्रेटर टाइप ऑफ जेस्चर, राइट? ये इस तरह अभी चलेंगे नहीं ये वीडियोस। मैनिपुलेटर्स होते हैं कि आपका एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ खेलने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीन्स, जैसे इस वाले का ये वीडियो अगर चलता तो आप इसमें देखते ये ऐसे करके बैठे हुए और फिर वो धीरे धीरे सोचता ना आदमी की नहीं समझ में आ रहा तो यार आप कुछ कह रहे हो और समझ में नहीं आ रहा तो यार हाँ यार ये बेवकूफ़ समझ रहा मुझको यार, अब मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप लेकिन बोल नहीं पा रहे तो बोलें कैसे? तो भाई वो ऐसे कर लेता है, वो ऐसे ऐसे करने लगता है, यार हाँ बेवकूफ़ बना रहा है अपने को बहुत। ये दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटर्स। सिर्फ हाथ का एक्शन नहीं है बल्कि हाथ उसका कहीं पे भी रखा हुआ है, XYZ, राइट? जैसे किसी ने कुछ कहा आपसे, मैंने कुछ कहा आपसे और आप सिर खुजाने लगो, ये सिर्फ इलस्ट्रेटर नहीं है, ये मैनिपुलेटर हो गया। आप मैनिपुलेट कर रहे हो आप अपने एक ही हाथ के एक्शन को किसी और चीज़ से। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेन हो और आप जो है वो पेन को लगातार जो है वो हिलाते रहिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो हाँ बोलो, कितना बोलोगे और बोलो, ठीक है बोलो, बोलते रहो, बताता हूँ मैं अभी। दिस इज मीन्स आपका हाथ है, हाथ नहीं हिल रहा, हाथ में जो चीज़ पकड़े आप उसको हिलाए जा रहे हो लगातार कंटिन्यूसली। नहीं हिलाते हैं आप लोगों में से भी हिलाते हैं, राघव भी हिला रहा था बहुत देर से। बोलो सर आप कितना बोलोगे? नहीं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, ओके फाइन, ठीक है। नहीं तो ये मैनिपुलेटर्स हमारे एक जेस्चर्स होते हैं, राइट? एम्बलम्स, राइट? एम्बलम्स कहते हैं कि आप वर्ड्स की जगह पे आप अपने हाथों के एक्शन से या बॉडी के एक्शन से कुछ बताते हो। जैसे आपको लिफ्ट लेनी है किसी से, बोल सकते नहीं तो आप उसके लिए कुछ इशारे करते हो, आप उसको कुछ इशारा करते हो ऐसा करके मुझे चाहिए, और पीछे चलते जाते हो, मतलब पीछे भी चलते जा रहे हो और ऐसा इशारा भी करते जा रहे हो, मतलब मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा भाई तो उल्टा क्यों चल रहा है तू? उल्टा है भाई तो सीधा चल। तो उल्टा इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जो सामने से गाड़ी आ रही है वो उसको मैं भी तो देखना है ना मुझे, नहीं ऐसा पता लगा वो उधर वाले कट से निकल गई, हम पीछे चल गए, ऐसे ही करते जा रहे हैं, काम होगा, वो आ ही नहीं रही, ठीक है, राइट? तो इसको बोलते हैं एम्बलम, इस तरीके के इशारों को जो आपके वर्ड्स के बजाय बोलें। इलस्ट्रेटर में क्या हो रहा है, आप बोल रहे हो और साथ में आपके हाथ भी टॉकिंग कर रहे हैं। यहां आप बोल नहीं सकते कुछ, सिर्फ आपको इशारा भर करना है, तो दैट इज कॉल्ड एम्बलम्स। तो जेस्चर्स के ये 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से? मैनिपुलेटर एंड एम्बलम्स, राइट? ओके फाइन, राइट? जैसे शोल्डर श्रग करते हैं ना, जैसे कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में, कहना चाह रहे हैं हम कुछ नहीं समझ में आया, तो उसका ये एम्बलम है। या सिर ऐसा करके हिला देना या ऐसा करके हिलाना, हाँ समझ में आया, बात सही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो आप वर्ड्स के बदले में बोलते हो उनको हम बोलते हैं एम्बलम्स, राइट? एक्शंस जो हैं वो आपके वर्ड्स के और जेस्चर्स के रियलिटी होते हैं। आपके एक्शंस जो हैं, ये आप यूं कहो, अभी तो फिलहाल योग के अभाव में कलयुग का चूंकि प्रभाव है, शेर व शायरी भी होती है ना थोड़ी सी, योग के अभाव में कलयुग का प्रभाव है, तो उसमें जो है वो हमारे वर्ड्स कुछ और होते हैं, एक्शन कुछ और होता है, राइट? लेकिन असल में जो हमारे एक्शंस की रियलिटी है, एक्शंस की रियलिटी, वो एक्शंस की रियलिटी हमारी जो है वो हमेशा जो है वो हमारे वर्ड्स की रियलिटी होनी है। वर्ड्स की रियलिटी आपके एक्शन से झलकती है, अगर एक्शन से झलकी है, एक्शंस में आपने उसको कन्वर्ट करके दिखाया है,
राइट, तब तो वो रियलिटी माने जाते हैं, वरना वो विकल्प होते हैं। जैसे आपने पवेलियन देखा है, आपने आफ्ताब हॉल भी देखा है, आपके ही दोस्तों में बहुत से, मेरे दोस्तों में भी थे, मेरे ज़माने में भी थे जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और आज भी वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो पवेलियन से आफ्ताब हॉल के अंदर छक्का मार देते हैं, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, मारा आज तक नहीं किसी ने, मार पाएगा नहीं, मार सकता नहीं। लेकिन कोई बाहर से उसके गांव से आया है आदमी तो बताने में क्या जाता है, कितना बताते हैं हम लोग, है नहीं। आप एक फ़ोटो खिंचवा लो फॉर एग्जांपल, किसी भी जो मशहूर है समाज में, कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने विराट कोहली के साथ फ़ोटो खिंचा ली, अब आप एमबी वापस आए, अब आपने कहा मैंने तो उसके साथ खाना भी खाया, मैं उसके साथ घूमा भी, मैं उसके साथ ये भी किया, ठीक है भाई किया होगा, खाली जमा खर्च आपको पता है, सब विकल्प है, निरा धोखा है, निरा कपट है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो एक्शंस आप बता रहे हो, जिन वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, उन वर्ड्स में रियलिटी है नहीं, वो एक्शन हुए ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, ऐसा हो सकता है, राइट। तो हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो वर्ड्स की रियलिटी होते हैं, ऐसे होने चाहिए। मत बोलो, दैट इज बेटर, मत बोलो। अगर नहीं कर सकते उस काम को तो बोलो मत, सीधी सच्ची बात। आए दिन हम लोग बोलते रहते हैं जान से मार दूंगा, मेरे ख्याल से 100-150 लोग तो मुझे ही बोल चुके होंगे। मेरे ऊपर तो शूटेड साइट का फतवा भी लगा हुआ है। शूटेड साइट का फतवा समझते हैं आप लोग? हाँ, इसको पर्टिकुलर जो है वो एक ग्रुप है, उसमें इसको एक टर्म है, इसे कहते हैं वाजिबुल कत्ल। मतलब इसका तो कत्ल कर दो, वाजिब है मतलब फ़र्ज़ है, इसको तो कंपलसरी इसका कत्ल कर देना। अच्छा, जिन लोगों ने फतवा दिया वो 5 लोग थे, उनको शाम को मैंने घर पे बुलाया, मैंने पूछा क्या है को फतवा दे दिया आपने, दे कर तो सकते नहीं हैं, फिर दे क्यों दिया आपने? तो कह रहे हैं आप जिस ज़ुबान से गीता पढ़ते हो उसी ज़ुबान से कुरान पढ़ते हो। तो मैंने भाई मेरे पास एक ही ज़ुबान है, मैं क्या करूँ इससे? उसी से आप रामायण भी पढ़ते हो, उसी से बाइबल भी पढ़ते हो, और उससे पढ़ते ही नहीं, उसी से सुनाते भी हो दूसरों को। तो मैंने इसमें मैं क्या बुरा करता हूँ भाई, ये मेरे पास एक ही ज़ुबान है, इसमें मैं क्या, ऊपर वाले को पकड़ो। वो मुझे 2 ज़ुबानें देता तो मैं गीता के लिए अलग रख लेता, कुरान के लिए अलग रख लेता। और मैंने कहा ये काम आप कर सकते हो क्या? कह रहे यही तो बस प्रॉब्लम है, कर नहीं सकते। तो मैंने कहा क्यों फिर खामखा मजाक बनाना अपना। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन मजाक तो बन रहा है ना। आज भी धड़ल्ले से उनके पास भी जाता हूँ, बैठता भी हूँ, सब कुछ है, वाजिबुल कत्ल फालतू दे रखा उन्होंने। तो इसे कहते हैं विकल्प, क्योंकि उनका एक्शन वो रियलिटी कर नहीं सकता। करके देखें, अच्छा हो सकता है कर सकते हो, कर दें, लेकिन फिर उनके जीवन का क्या होगा, उनके घर का क्या हाल बनेगा? वो भी तो एक फैक्टर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो आप लोग आए दिन आपस में एक दूसरे से कहते रहते हो जान से मार दूंगा, लड़ाई हो जाती है, सच में बोलते हो, पूरी ईमानदारी से बोलते हो मार दूंगा, लेकिन आज तक तो मारा नहीं किसी ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मीन्स आपके वर्ड्स की रियलिटी आपके एक्शन से शो होनी चाहिए। अगर नहीं हो सकती है तो प्लीज़ वहाँ पर आप खामोश हो जाइए, वहाँ पर आप खामोश हो जाइए, कोई फ़ायदा नहीं बोलने का आपको, नहीं तो विकल्प हो जाएगा, कपटी हो जाएंगे, आप भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, राइट। फिर बस आपका भौकाल उतना ही रह जाएगा जब तक आप सामने बैठे हुए हो, बस भौकाल ही क्या देना इसको, बस इतनी रह जाएगी तब तक। और जैसे ही आप गए तो फ़ौरन छूटते ही एक वो दागेगा, नहीं बोल सकता लेकिन कुछ भी बोल देगा वो, है नहीं, राइट। अभी आप देखो, आपका कोई भी एक्शन होता है, कुछ भी आपने बोला, कुछ भी आपने एक्शन किया, तो उसका कोई ना कोई एक रिएक्शन टाइम होता है। मीन्स वो रिजल्ट तो प्रोड्यूस करेगा। हम लोगों ने बात करी थी ना जेम्स जीन्स सर की, राइट। आपका हर एक्शन कोई ना कोई तो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, रिजल्ट 2 ही तरह के होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, अच्छा या बुरा।
न्यूट्रल कुछ नहीं होता। वो तो जब तोले जाएंगे तब न्यूट्रल हो सकता है, बराबर हो जाए, 5 किलो की शक्कर और 5 किलो का बाट ये बराबर न्यूट्रल हो जाए, वरना हमेशा जो है वो अच्छे में होगा या बुरे में होगा, यानी कि ह्यूमैनिटी के फ़ायदे का होगा या ह्यूमैनिटी के नुकसान का होगा। हमारा यहाँ बैठना ये एक्शन है। अब ये एक्शन जो है या तो अच्छा है और या ये बुरा है, यानी कि या तो ह्यूमैनिटी के पूरे फ़ायदे का होगा और या ये हमारा आपका बैठना, मिलना, बातें करना, डिस्कशन करना ये ह्यूमैनिटी के नुकसान की चीज़ होगी। अगर ह्यूमैनिटी के नुकसान की है तो ये बुरा है, अगर ह्यूमैनिटी के फ़ायदे का है तो ये अच्छा है। अच्छा, हर रिएक्शन होने के लिए, किसी भी एक्शन का रिएक्शन होने के लिए जो है वो हमेशा वो मीन्स 3 प्रकार से हो सकता है। या तो वो तुरंत हो जाएगा एक्शन, जैसे आपने पानी पिया और फ़ौरन प्यास बुझ गई, चाहे प्यास कितनी ही पुरानी हो, वो मीन्स आपको 8 घंटे से, 10 घंटे से, 2 दिन से पानी नहीं मिला था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने जैसे ही पानी पिया फ़ौरन प्यास बुझ गई। जैसे ही आपने खाना खाया फ़ौरन भूख मिट गई। जैसे ही आपने आराम सोए वैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई। इसके लिए दिन महीने नहीं लगाने पड़ते ना, फ़ौरन हो जाता है। कोई भी एक्शन आपका या तो फ़ौरन रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, राइट। अच्छा, अभी ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल बतेरे आप सोच सकते हैं। जैसे ही बॉलर ने बॉल डाली वैसे ही बैट्समैन ने फ़ौरन खेलना है। ऐसा नहीं है कि वो एक आधे सेकंड के बाद खेलेगा, आधे सेकंड के बाद खेल के देखे, तुरंत उसको रिएक्ट करना होगा, राइट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ देर के बाद होंगे। आपने बीज बोया मीन्स पेड़ उगेगा, 2 दिन में भी उग सकता है, हफ्ते भर में भी उग सकता है, हो सकता है, हाँ, मतलब तुरंत नहीं होगा। आपने 2 कप चाय बनने चढ़ाई गैस पे, कुछ वक्त तो लगेगा। इसी को कहते हैं जल्दी को भी समय की आवश्यकता होती है। आप कहते हैं ना जल्दी करो जल्दी करो, अरे बाबा जल्दी तो करो लेकिन कुछ समय तो दो ना, थोड़ा सा उसको भी, तो जल्दी को भी समय की आवश्यकता है, राइट। तो कुछ आपके एक्शंस ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद आपको मिलेगा। आज आपने क्लास करी है, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा जिसके लिए आप आए हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छी जॉब की तलाश में आए हो, उसके लिए आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने सलाहकारों से आपस में मशवरा करके ये सोचा और समझा और उस पर यकीन किया कि फ़िज़िकल एजुकेशन में हमारे लिए फ्यूचर अच्छा है। लेकिन क्या हर क्लास के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है? नहीं। अब आप रहिए, 2 साल रहिए, 3 साल और रहिए, 4 साल और रहिए, 5 साल और गुजारिए, कुछ वक्त के बाद मिलेगा, फ़ौरन नहीं मिलेगा, राइट। मतलब इस संसार में तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे भी एक्शंस हैं, जैसे हिटलर के बारे में मशहूर है कि उसने 60 लाख लोगों को मारा है। 60 lakhs, 60 lakhs बहुत होते हैं। मीन्स दुनिया में चाहे कैसी भी आतंकवादी संगठन हो, इंसानियत की हिस्ट्री में, मानवता के इतिहास में जितने भी शुरू से, मीन्स कहीं के भी हों, वो क्रिश्चियंस के हों, वो मुसलमानों के हों, वो हिंदुओं के हों, वो एथीस्ट के हों, वो रेड रंगों के हों, रंगों के नाम से कुछ जो है वो आतंकवादी संगठन नाम से जाने जाते हैं। मीन्स कैसे भी हों, इससे बहस नहीं है। सबने मिलके, पूरी मानवता में सबने मिलके, सारे संगठनों ने, आतंकवादी संगठनों ने मिलकर के 60 लाख नहीं मारे। एक अकेले बंदे के ऊपर 60 लाख की जिम्मेदारी है हिटलर की, राइट। आप उसको पकड़ो, अब तो इस दुनिया से चला गया वो। अगर पकड़ लेते उसको, आप क्या सज़ा देते? 60 लाख लोगों को मारने की सज़ा होती है ना कुछ, बेकत्ल की सज़ा होती है कुछ, क्या सज़ा देते आप? ठीक है, जान से मार देते, सूली पे लटका देते, गोलियों से भून देते, जिस्म में हर जगह छेद कर देते। क्या कर देते? तोप के मुंह से लगा के उड़ा देते। और क्या कर देते? कुछ और भी कर देते। क्या कर देते? और बुरे बुरे भी मैं कुछ बता सकता हूं आपको। जैसे
उसके पैर में जो है वो थोड़ा सा चीरा लगाते और उसमें साइकिल का पंप अंदर डालते थोड़ा सा और भरते रहते हो, उसकी खाल फटती जाती, सूजती जाती, मोटा होता जाता, मीन्स बहुत तकलीफ होती उसको। फिर जब पूरी फट जाती तो मर थोड़ी जाता वो। मीन्स मैं बहुत बुरे बुरे अंदाज बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे किसी को सज़ा दे दिएगा। हाँ नहीं हो सकता है, विकल्प में हाँ सोचने लगे आदमी। उसकी खाल फट गई, उसकी खाल फट गई, आपके बराबर में जग रखा हुआ था, लाल मिर्च का पानी। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, मतलब क्या कर देते आप उसके साथ? आप उसके साथ कुछ भी कर देते, आप उसके साथ कुछ भी कर देते, एक ही जान का बदला होता ना। आप उसको कुछ भी कर देते, एक ही जान का बदला होता। 60 लाख का भी कौन बदला लेगा? पॉसिबल नहीं है यहां। यानी कि ऐसी कोई लॉजिकल, बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां पर उसको उस चीज का भी बदला मिले। होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आप कहें कि नहीं, आप में से कोई कहे कि नहीं ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तब तो बड़े मजे में जिंदगी गुजार के चला गया वो। मर्जी से अपने जिया, अपने मर्जी से उसने नुकसान किया ह्यूमैनिटी का, चला गया, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। हर वर्ड का, हर एक्शन, हर वर्ड का रिएक्शन है, हर एक्शन का रिएक्शन है। अगर ये प्रिंसिपल ठीक है तो फिर इस प्रिंसिपल पे भी रिजल्ट तो मिलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे सर सैयद अहमद खान साहब ने ये यूनिवर्सिटी बनाई, आप इसको कहो सवाब, आप इसको कहो पुण्य, काउंट करके बताओ कितना मिल गया होगा उनको अब तक? 1000 किलो सवाब मिल गया होगा, 1 लाख किलो, कितना? क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी कितनी और चलेगी ये यूनिवर्सिटी मालूम नहीं। क्या संभव है यहाँ पे अगर उनको सवाब देना, मतलब उनको कुछ अच्छाई प्रेजेंट करनी हो तो कुछ कर सकते हैं? कोई संभव है यहाँ पे? यहाँ संभव नहीं है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ऐसी जिस किसी ने भी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी किया, मैं एक बात कह रहा हूँ कि कई एक्शंस ऐसे होते हैं, सब नहीं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हाथ के हाथ आपको रिजल्ट दे देते हैं। कुछ एक्शन होते हैं जो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद रिजल्ट देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिजल्ट इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है उनका, लेकिन रिजल्ट उनका तो निकलना है, कहीं और निकलेगा फिर। तो ये हमारे एक्शंस जो हैं, ये वर्ड्स हमारे जो हैं, सॉरी, ये वर्ड्स, ये जेस्चर्स हमारे कंपैटिबल होने चाहिए हमारे एक्शंस से। लिख लीजिए आप इसको। आवर ईच वर्ड, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद अपने डेवलप करने पे। आवर ईच वर्ड एंड जेस्चर GESTURE, our each word and gesture should have complete compatibility, COMPATIBILITY, राइट। जिस भाव के लिए वर्ड बोला गया था, जेस्चर बनाया गया था, वो भाव पूरा रिएक्शन में, रिजल्ट में उसका, आपका एक्शन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल ओके, फाइन।